ओके, अब हम बात करने वाले हैं SA 570 के बारे में, जो किसके बारे में बात करता है, जो बात करता है गोइंग कंसर्न की। ठीक है, अब गोइंग कंसर्न चेक करने जाना है। कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं या कोई भी अपने ये P&L बैलेंस शीट ये सब डॉक्यूमेंट्स बनाने जा रहे होते हैं, तो अकाउंट्स करते टाइम हमारा क्या बेसिक अजम्पशन होता है कि भाई गोइंग कंसर्न, एक्रूअल और कंसिस्टेंट, ये 3 बेसिक अजम्पशन हम फॉलो करते हैं कि भाई ये तो कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो गोइंग कंसर्न बेसिस पे ही अकाउंट्स बनाएगी। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न बेसिस पे अपने कौन से वैल्यू पे अकाउंटिंग करने जा रहे होते हैं, तो फेयर वैल्यू पे अकाउंटिंग करने जा रहे होते हैं और उस बेसिस पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर किसी कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि भाई वो अपने बिजनेस को लिक्विडेट करने वाली है, तो वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस वैल्यू पे बनाएगी? क्या वो फेयर वैल्यू पे बनाएगी या रियलाइजेबल वैल्यू पे बनाएगी? तो वो बनाएगी रियलाइजेबल वैल्यू पे, क्योंकि अभी तो उसने डिसाइड कर लिया ना। देन सेकेंड, मान के चलो मैनेजमेंट बिजनेस बंद नहीं करना चाहती, पर सिचुएशन ऐसी आ गई है कि उनको डाउट है कि भाई वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि वो गोइंग कंसर्न को कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जो बिजनेस है उसको कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मशीन पुरानी हो गई, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई, ऐसा ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो इधर क्या करना पड़ेगा अभी, क्योंकि श्योरिटी नहीं है, तो वो किस वैल्यू पे बनाने जाएंगे? तो बनाएंगे तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फेयर वैल्यू पे, पर इस केस में उनको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि भाई अनसर्टेनिटी है, हो सकता है कि भाई फ्यूचर में हम असेट को रियलाइज़ ना कर पाएँ और हम अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ना कर पाएँ। तो ये कुछ हमने बातें बोली। ठीक है, अब और क्या सिचुएशन हो सकती है कि भाई अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो जिम्मेदारी किस पे डाली गई? तो जिम्मेदारी डाली गई मैनेजमेंट के ऊपर कि भाई आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो उसको आपको गोइंग कंसर्न अजम्पशन को ध्यान में रख के बना रहे हो, मतलब फेयर वैल्यू पे बना रहे हो। तो आपने कैसे प्रिडिक्ट किया कि भाई गोइंग कंसर्न रहेगा ही रहेगा? तो उसके लिए करना क्या पड़ता है, उसके लिए मैनेजमेंट को एक असेसमेंट करना पड़ता है। ठीक है, अब वो असेसमेंट करें तो कब तक के लिए करें? तो मिनिमम उनको 12 मंथ का असेसमेंट तो करना ही करना है। ठीक है, एटलीस्ट 12 मंथ का असेसमेंट करना रहेगा कि हम 12 महीने तो कंटिन्यू करेंगे। अब एज एन ऑडिटर आपको गोइंग कंसर्न चेक करने जाना है। ठीक है, कि भाई कंपनी के अंदर कोई भी अनसर्टेनिटी तो नहीं है या जिसकी वजह से कंपनी बंद हो जाएगी। तो आप कैसे चेक करने जाओगे? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप करोगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और रिलेटेड एक्टिविटीज़, मतलब इन सिंपल आप इंक्वायरी करने जाओगे। किस चीज़ की इंक्वायरी करने जाओगे? तो ऑडिटर देखेगा कि भाई यहाँ पे कोई ऐसे इवेंट या ऐसे कोई कंडीशन तो नहीं है जिसके कारण मेरे एंटिटी के गोइंग कंसर्न के ऊपर डाउट हो कि भाई वो कंटिन्यू ना कर पाए। ठीक है, जब वो ऐसा करेगा तो वो देखेगा कि भाई मैनेजमेंट ने क्या पहले से कोई असेसमेंट करके रखा है या नहीं करके रखा है। अगर असेसमेंट उन लोगों ने करके रखा है तो वो असेसमेंट के बारे में बात करेगा, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेगा और देखेगा कि कोई ऐसा इवेंट तो नहीं है जिसके कारण अपने एंटिटी के गोइंग कंसर्न के ऊपर डाउट आ सके। ठीक है, और अगर है ऐसा कुछ तो वो फिर मैनेजमेंट से पूछेगा कि भाई आपका क्या प्लान है कि आप किस हिसाब से इसको, जो ये आपने स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया या जो डाउट देखा आपने, वो आप उसको कैसे ठीक करने वाले हो। तो पहली चीज़ ये, असेसमेंट किया है तो क्या होगा? अगर उन्होंने असेसमेंट नहीं किया होगा, जब वो बात कर रहा होगा, इंक्वायरी कर रहा होगा, जब पूछ रहा होगा, तो वो क्या बोलेगा कि भाई आपने असेसमेंट क्यों नहीं किया। ठीक है, तो एक तो वो क्या बोल सकते हैं, असेसमेंट करने के लिए बोल सकते हैं, और उसके बाद बोलेंगे कि भाई अगर आपने असेसमेंट नहीं किया तो फिर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए वो आपने गोइंग कंसर्न के बेसिस पे कैसे बना लिए? मतलब आपने तो असेसमेंट किया ही नहीं, तो फिर आपका बेसिस क्या था अकाउंटिंग करने का? ठीक है, एज वेल एज वो पूछेगा कि भाई क्या जो मैनेजमेंट है क्या उसको कोई ऐसे इवेंट और कंडीशंस मिल रहे हैं या उसको क्या कोई ऐसे इवेंट और कंडीशन दिखे जिसके कारण उसको डाउट हो रहा हो कि भाई जो एंटिटी है वो इन फ्यूचर कंटिन्यू कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, अगर हमें पता करने जाना है कि भाई कोई भी एंटिटी वो गोइंग कंसर्न है या नहीं है, मतलब गोइंग कंसर्न फुलफिल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करने जाना है। डन। अब क्या इंक्वायरी अकेले बहुत होती है? नहीं, अब इंक्वायरी करिए तो इंक्वायरी करने के बाद हम क्या करने जाएंगे, एवेल्यूएट करने जाएंगे मैनेजमेंट के असेसमेंट को कि भाई उनसे पूछ लिया, उन्होंने बता दिया, अब जो भी बताया उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, एवेल्यूएशन करेंगे। क्या करेंगे, ये ऑडिटर ये एवेल्यूएट करेगा क्या जो मैनेजमेंट का असेसमेंट है उससे क्या एंटिटी गोइंग कंसर्न कंटिन्यू कर पाएगी, इसके लिए एबल है या नहीं है। जब हम एवेल्यूएट करेंगे तो हम ये देखेंगे
कि हम भी क्या देखने जाएंगे, हम भी वही सेम पीरियड को चेक करने जाएंगे जो मैनेजमेंट ने किया होगा। जैसे मैनेजमेंट ने लास्ट 12 मंथ चेक किए, तो हम भी क्या करेंगे, हम भी लास्ट 12 मंथ को चेक करने जाएंगे कि भाई उन्होंने जो भी बेसिस लेके चेकिंग वगैरह किया होगा, या जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने देखा हो कि भाई हमारे ऊपर कोई लीगल लाइबिलिटी ना हो, हमारे ऊपर, मतलब मैनेजमेंट की बात बोल रही हूँ, कि भाई मैनेजमेंट ने देखा हो कि हमारे ऊपर कोई लीगल लाइबिलिटी तो नहीं है, या लेट्स से हमारा एक डेटर है, वो एक ही डेटर के ऊपर हम डिपेंडेंट है, ऐसा ऐसा तो नहीं है, मतलब इस तरीके से कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। तो वही रीज़न्स को अपने चेक करेंगे और सेम पीरियड के लिए चेक करेंगे, ठीक है। अगर उन्होंने जो असेसमेंट किया होगा वो 12 महीने से कम का किया होगा, तो फिर हम उनको बोलेंगे कि आप भाई 12 महीने का असेसमेंट करो, ठीक है। एज वेल एज जब हम असेसमेंट कर रहे होंगे तो ऑडिटर ये भी मतलब एज ए ऑडिटर हम भी देखने जाएंगे कि भाई उन लोगों ने सारा रेलिवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंसिडर कर लिया हो जब ये वो असेसमेंट कर रहे थे तब, एज वेल एज हम भी सारा जो भी है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को कंसिडर कर लें। फिर उसके बाद ये हुआ, फिर हम उनसे ये भी पूछ सकते हैं, अगर हम पूछें तो, कि भाई ऐसा तो नहीं है कि मैनेजमेंट से हम पूछ सकते हैं कि भाई मैनेजमेंट एक बात बताओ कि ऐसा तो नहीं है कि 12 महीने के बाद ऐसा आपको डाउट हो रहा हो कि भाई कि गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो जाएगा, कि आपने असेसमेंट किया 12 महीने का, क्या 12 महीने का लिख दिया, कहीं ऐसा कोई सिचुएशन एग्जिस्ट तो नहीं करता कि भाई 12 महीने के बाद हमारा गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो जाए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम पूछेंगे और उसके बेसिस पे हम क्या करने जाएंगे, एवेल्युएशन करने जाएंगे। अब हमने इवैल्यूएशन किया, इवैल्यूएशन जब हम कर रहे होंगे तो हम कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं जिससे हमें पता चले कि भाई गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्या फैक्टर्स रहेंगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल नेटवर्थ बहुत नेगेटिव में जा रही है, वर्किंग कैपिटल नेगेटिव में जा रही है, डिविडेंड नहीं दिया जा रहा है बहुत टाइम से एरियर में पड़ा हुआ है, फाइनेंशियल रेशियो बहुत एडवर्स है, ऑपरेटिंग लॉसेस हो गए हैं, ठीक है, बोरोइंग लेके रखी है पर उसका अपने रीपेमेंट नहीं कर रहे, मैच्योरिटी आ गई है, फिर भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग को हम यूज़ कर रहे हैं लॉन्ग टर्म असेट्स के लिए, हम लोग क्रेडिटर को ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर रहे, हमने लोन एग्रीमेंट के हिसाब से कंप्लाइंसेस नहीं किया, हमारा कैश फ्लो नेगेटिव ही चल रहा है, या फिर इस तरीके से कोई भी रीज़न हो सकती है। ये कुछ फाइनेंशियल इंडिकेटर हुए। ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं, जैसे मान के चलो हम जो यूज़ कर रहे हैं मटेरियल वो अभी मार्केट में वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, हम किसी एक सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंट थे, वो सप्लायर का लॉस हो गया, लेट्स से कोई स्ट्राइक वगैरह चल रहे हैं, फ्रेंचाइजी वगैरह का प्रॉब्लम हो गया कि भाई फ्रेंचाइजी पर डिपेंड करते थे और वो हमसे चली गई, या लेट्स से हम जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ऐसी मैनेजमेंट के लिए भी हो सकता है कि भाई जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट चला गया, कि KMP पर्सन चला गया और उसके लिए कोई अभी तक हमें रिप्लेसमेंट नहीं मिला। तो ये कुछ रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण हमें ऐसा लगेगा कि भाई इनके कारण क्या हो सकता है, गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो सकता है। फिर अदर इंडिकेटर भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ऊपर कोई ऐसा केस आ गया जिससे हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है कोई लीगल प्रोसीडिंग के कारण, ठीक है, गवर्नमेंट का पॉलिसी ही चेंज हो गया, मान के चलो हम जो जिस चीज़ में डील कर रहे थे उन्होंने बंद कर दिया, या तीसरा हो सकता है कि भाई हमने कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करी जिसके कारण हमारे बिजनेस पे इफेक्ट आ सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको देख के हमें पता चलेगा कि भाई गोइंग कंसर्न इफेक्ट होने वाला है या गोइंग कंसर्न इफेक्ट नहीं होने वाला। तो वो ये इंडिकेटर्स को हम ध्यान में रखेंगे जब हम इवैल्यूएशन करेंगे उस टाइम पे। अब आपने इवैल्यूएशन किया और इवैल्यूएशन करते टाइम आपको ऐसा डाउट हुआ कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको ऐसे इवेंट मिले जिसके कारण आपको डाउट हो रहा है कि भाई एंटिटी शायद से कंटिन्यू ना कर पाए गोइंग कंसर्न को लेकर, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई जो डाउट्स आ रहे हैं वो मटेरियल हैं या नहीं है, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो जब आप एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने जाओगे कि भाई ये देखने के लिए कि भाई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। तो आप कर सकते हो कि भाई आप कैश फ्लो को चेक कर सकते हो, ठीक है, मैनेजमेंट ने जो फोरकास्ट करके रखे हैं वो चेक कर सकते हो, आप इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट मतलब साल खत्म होने के बाद थोड़ा टाइम पीरियड तो रहता है ना, तो आप वो सारे देख सकते हो, या फिर लास्ट ईयर का भी रिपोर्ट देख सकते हो। फिर इसके बाद आप डिबेंचर्स के रीडिंग टर्म्स पढ़ सकते हो, मिनट्स ऑफ मीटिंग देख सकते हो जो शेयर होल्डर्स और दोस्त गवर्नेंस के बीच में हुई है। आप लीगल काउंसिल के साथ इंक्वायरी कर सकते हो जो भी आपको लिटिगेशन और क्लेम्स मिले उसको लेकर। आप मैनेजमेंट को से पूछ सकते हो उनका प्लान क्या है फ्यूचर एक्शन को लेके, ठीक है। आपने जैसे मैनेजमेंट ने क्या किया होगा, फॉरकास्ट किया होगा कैश फ्लो कि भाई नेक्स्ट ईयर अपने कंटिन्यू करेंगे तो लगभग ऐसा ऐसा हमारा प्लान रहेगा, और वो जो प्लान है उसके टाइम पर उन्होंने उसका कैश फ्लो बनाया होगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप जो उन्होंने कैश फ्लो बनाया उसका क्या बेसिस है, जो उन्होंने डेटा लिया है वो कितना रिलायबल है, आप वो चीज़ें चेक कर सकते हो। फिर इसके बाद जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपको अवेलेबल होती है ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 साल का असेसमेंट कराया, आपने दोबारा असेसमेंट करने के लिए बोला हो, तो शायद
उधर कुछ आपको नया इन्फॉर्मेशन मिला हो, या जब असेसमेंट खत्म हो गया उसके बाद कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला हो, तो आप वो इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। और आप रिटन रिप्रेजेंटेशन का रिक्वेस्ट कर सकते हो दो चार्ज गवर्नेंस और मैनेजमेंट के साथ कि भाई वो फ्यूचर प्लान और जो भी फिजिबिलिटी है उसको लेके वो क्या करे, आपको रिटन रिप्रेजेंटेशन दे दे। अब आपने ये एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म किया। अब एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद आपने देखा कि भाई कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब प्रॉब्लम थी। उसके बाद दोबारा से एडिशनल प्रोसीजर्स लगाए। एडिशनल प्रोसीजर्स लगाने के बाद डिसाइड किया कि भाई कुछ मटेरियल नहीं है। तो अगर कुछ मटेरियल नहीं है तो फिर ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है कि भाई वो फिर चेक करने जाएगा कि जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एज़ पर एप्लीकेबल FRF बने हैं या नहीं बने, या जो भी डिस्क्लोजर वगैरह देने थे रिलेटेड टू इवेंट और कंडीशन वो प्रॉपरली दिए हैं या नहीं दिए। और वो कम्युनिकेट करेगा किसके साथ, भाई जो भी उसको की ऑडिट मैटर्स लगेंगे वो सारे की ऑडिट मैटर्स को क्या करने जाएगा, डिस्क्लोज करने जाएगा। ठीक है, ये कब की बात कर रहे हैं, ये हम तब बात कर रहे हैं अगर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं मिलती है तो। ठीक है, पर अगर मान के चलो कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी मिलती है कि भाई मुझे डाउट है कि ये नहीं चलेगा या गोइंग कंसर्न यहाँ पे इफेक्ट होने वाला है, गोइंग कंसर्न कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ आपको मिल गया, तो अभी आप क्या बोलोगे। अब अनसर्टेनिटी मिली तो फिर आप क्या देखने जाओगे, तो आप देखने जाओगे कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, अब उसमें मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि भाई मैनेजमेंट ने क्या करा हो, प्रॉपर डिस्क्लोजर दियो। तो क्या डिस्क्लोजर देने मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट को भाई डिस्क्लोज करना है कि सारे ऐसे इवेंट्स और कंडीशन जिसके कारण उनको डाउट आ रहा है, और मैनेजमेंट का क्या प्लान है उनको ठीक करने के लिए। तो इस चीज़ का प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए। एज वेल एज उनको ये भी लिख के रखना है कि भाई क्योंकि यहाँ पे मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो शायद से हम जो अपने असेट्स हैं उनको रिलाइज ना कर पाएँ और अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज ना कर पाएँ। अब वो ये बताने जाएंगे। ठीक है, अब ये तो हमने बात कर ली कि अगर प्रॉब्लम हुआ तो आप बुक्स को कैसे चेक करोगे, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे चेक करोगे। ठीक है, अब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक किया और आपने देखा कि भाई उन्होंने जो मतलब जब आप ओपिनियन देने गए उस टाइम पे आपने देखा कि भाई अब मेरे को ओपिनियन देने जाना है, अब मैं क्या करने जाऊँ। तो आपने देखा कि भाई मैनेजमेंट ने तो जो गोइंग कंसर्न का बेसिस है अकाउंटिंग करने का वो ही गलत लेके रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ कि आपको ना जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने थे वो बनाने थे रियलाइजेबल वैल्यू के बेसिस पे, पर मैनेजमेंट ने तो वो किसके बेसिस पे बना दिए, फेयर वैल्यू के बेसिस पे बना दिया। तो ये क्या हो गया, ये तो उन्होंने पूरा काम ही गलत करके रखा है। तो इसके केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इसके केस में फिर आप ओपिनियन दोगे, और कौन सा ओपिनियन दोगे, तो एडवर्स ओपिनियन दोगे। ठीक है, पहला केस। सेकंड केस क्या हो सकता है कि मान के चलो उन्होंने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं वो क्या करे हैं, वो उन्होंने उधर उनका गोइंग कंसर्न का अजम्पशन तो ठीक है, मतलब जैसा बनाना था उन्होंने वैसा ही बनाया। ठीक है, उन्होंने लेट्स से रियलाइजेबल वैल्यू पे बनाना था, रियलाइजेबल वैल्यू पे बनाया उन्होंने, लेट्स से फेयर वैल्यू पे बनाया था, फेयर वैल्यू पे बनाया, वो तो उन्होंने ठीक किया है। पर उन्होंने क्या है क्योंकि उधर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है सिचुएशन के हिसाब से, तो फिर उनको क्या करने पड़ेंगे, डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। तो अब अगर उन्होंने डिस्क्लोजर दे दिए हैं तो उन्होंने भाई रिपोर्टिंग भी सही करा, उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सही बनाया, उन्होंने डिस्क्लोजर भी दे दिए। तो अब एज ऑडिटर आप क्या करोगे, अगर डिस्क्लोजर बन गए हैं तो फिर आप क्या बोलोगे, आप अनमोडिफाइड ओपिनियन दोगे। क्योंकि देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्क्लोजर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका ओपिनियन कौन सा जाएगा, अनमोडिफाइड जाएगा। पर क्योंकि भाई गोइंग कंसर्न इज लाइक अ मेजर इशू, तो एक अलग से पैराग्राफ होता है ऑडिट रिपोर्ट में, कौन सा, कि भाई उधर आप क्या लिखने जाओगे कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है और किसको लेकर है, गोइंग कंसर्न को लेकर है। आप इस तरीके से एक अलग से हेडिंग बनाओगे और वो उस पैराग्राफ के अंदर लिखोगे कि भाई ये नोट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आप ये नोट देखो जिसके कारण मटेरियल अनसर्टेनिटी है। आप वो सारे मैटर बोलोगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, वो सारे इंपॉर्टेंट मैटर अगर कुछ हैं तो आप वहाँ पे डिस्क्लोज करोगे। और आप एज वेल एज ये भी बोलोगे कि भाई क्योंकि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो हमारा डाउट है कि भाई ये गोइंग कंसर्न कंटिन्यू कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और एज वेल एज क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें सही करी है तो हमने ऑडिटर ने अपना ओपिनियन मॉडिफाई नहीं किया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो क्या करना पड़ेगा, एज अ ऑडिटर आपको बताने जाना पड़ेगा। कहाँ पे, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। ओपिनियन मॉडिफाई नहीं किया है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम सही है, उन्होंने सब कुछ सही करा है इसके लिए। ठीक है, पर फिर भी आपको डिस्क्लोजर तो देना है गोइंग कंसर्न वाले पैराग्राफ में। डन। अब सेकेंड सिचुएशन, मान के चलो उन्होंने बनाना था फेयर वैल्यू पे, उन्होंने बनाया फेयर वैल्यू पे, उन्हें बनाना था रियलाइजेबल वैल्यू पे, मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने बनाया रियलाइजेबल वैल्यू पे, तो उन्होंने डिस्क्लोजर ठीक से नहीं दिए।
ठीक है। अगर उन्होंने डिस्क्लोजर ठीक से नहीं दिए तो फिर एज एन ऑडिटर आप क्या करोगे, तो फिर आप उधर भी क्या करोगे, देखोगे कि भाई आपको क्वालिफाइड ओपिनियन देना है तो क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे, अगर एडवर्स ओपिनियन देना है तो एडवर्स ओपिनियन दोगे। क्योंकि इस सिचुएशन में आप ओपिनियन ही चेंज कर रहे हो, तो अभी आप कौन से वाले पैराग्राफ में लिखने जाओगे, तो आप बेसिस ऑफ ओपिनियन वाले पैराग्राफ में जाओगे। क्वालिफाइड है तो क्वालिफाइड, एडवर्स है तो एडवर्स, और लिखोगे कि भाई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है जिसके कारण हमें डाउट है गोइंग कंसर्न को लेके, और ये जो मैटर है वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम अपना ओपिनियन को यहाँ पे चेंज करने जा रहे हैं और क्वालिफाइड ओपिनियन इशू कर रहे हैं। इस तरीके से आप क्या करने जाओगे, पूरा चीज़ें मेंशन करने जाओगे। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने ये सब चीज़ें किया तो उसके बाद आपको चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। तो अब जब आप डॉक्यूमेंट करोगे तो आप क्या क्या चीज़ों को डॉक्यूमेंट करने जाओगे, कि भाई मैनेजमेंट ने कैसे डिसाइड करा कि भाई वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, उन्होंने किस बेसिस पे डिसाइड किया, उनका क्या जजमेंट लिया था असेसमेंट लेते टाइम। ठीक है। फिर उनका क्या मैनेजमेंट ने कैसे चीज़ों को एवेल्यूएट किया कि भाई वो लोग अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या प्रॉपर डिस्क्लोजर दिए गए हैं या नहीं दिए गए। डिस्क्लोजर मतलब क्या इम्पैक्ट आएगा, कितना किस इवेंट को लेके आ रहा है, क्या कंडीशन है, क्या लाइक्लीहुड है, क्या टाइमिंग है, सारी चीज़ें आप क्या करने जाओगे, अपने यहाँ पे लिखने जाओगे। ठीक है। इतना करोगे। अब देखो पूरा ऐसे ये हुआ, अभी ये ऐसे को देख के हमें क्या समझ आया, इससे हमें दो चीज़ें समझ आई। एक तो यहाँ पे क्या है, एक तो यहाँ पे है हमारे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बनाने हैं करने हैं वो सब है मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। तो सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और एज वेल एज जो असेसमेंट करना है वो। ठीक है। तो अब जब वो असेसमेंट कर रहा होगा तो मैनेजमेंट भी कुछ ना कुछ चीज़ों को, कुछ ना कुछ फैक्टर्स को तो कंसिडर करेगा अपने जजमेंट के टाइम पे। तो वो फैक्टर्स क्या होंगे, तो सबसे पहले तो वो बोला गया है कि क्योंकि हम जो ये असेसमेंट कर रहे हैं वो हम फ्यूचर को लेके कर रहे हैं, और फ्यूचर में तो भाई बहुत ज़्यादा, हम असेसमेंट फ्यूचर 1 साल का कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो सकती है। तो मैनेजमेंट को क्या करना है, जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है सारी इन्फॉर्मेशन कंसिडर करनी है। ठीक है। उसको देखने जाना है कि भाई जो एंटिटी है उसका साइज कितना है, उसका कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, क्या नेचर और कंडीशन चल रहा है बिजनेस का वो देखेंगे, कितने एक्सटर्नल फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं बिजनेस को वो देखने जाएंगे। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है तो भाई बहुत ज़्यादा चांसेस है कि भाई हमारा गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो पाए, तो वो देखने जाओगे। एज वेल एज आप देखने जाओगे कि भाई जो भी जजमेंट वगैरह किए गए हैं रिलेटेड टू फ्यूचर, वो सारे उस टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी उसको ध्यान में रख के किए गए। मे बी शायद फ्यूचर में जब आपने असेसमेंट कर लिया उसके बाद फ्यूचर के इवेंट को चेंज हो सकते हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट ऐसा कुछ आ सकता है जिसके कारण आपने जो डिसीजन लिया हो वो बाद में गलत साबित हो जाए। तो मैनेजमेंट क्या करेगा, ये सारी चीज़ों को कंसिडर करने जाएगा। मैनेजमेंट ने ये करा। अब एज अ मैनेजमेंट क्या जिम्मेदारी है वो हमने बात कर ली। तो एज अ ऑडिटर अब आपकी क्या जिम्मेदारी है, तो एज एन ऑडिटर आपकी जिम्मेदारी है कि भाई आपको क्या करने जाना है, आपको सबसे पहले तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है कि भाई जो मैनेजमेंट है वो गोइंग कंसर्न का अजम्पशन फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। फिर दूसरा, अगर वहाँ पे मटेरियल अनसर्टेनिटी मिलती है तो ये आपकी जिम्मेदार देखना है कि भाई वो एंटिटी कंटिन्यू कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अगर एंटिटी कंटिन्यू नहीं कर पा रही है तो आपकी जिम्मेदारी है कि भाई आप प्रॉपर उसके क्या करो, वहाँ पर डिस्क्लोजर वगैरह देने जाओ। क्योंकि जैसे मैंने देखो अब फ्यूचर को लेके काम कर रहे थे, तो फ्यूचर को लेके तो यहाँ पे ऑडिटर भी काम कर रहा है, वो भी जजमेंट दे रहा है, वो भी फ्यूचर को लेके दे रहा है। तो वो इनहेरेंट लिमिटेशन वाला केस तो हमारा यहाँ पे भी लग जाएगा कि भाई कोई भी फ्यूचर प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता, तो ऑडिटर कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि भाई एंटिटी फ्यूचर जो भी बिजनेस है वो फ्यूचर में कंटिन्यू करेगा ही करेगा। तो ये क्या बात हो गई, ये बात हो गई ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो पूरे ऐसे का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वही सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना, कंक्लूड करना कि भाई जो ऑडिट एविडेंस है वो मटेरियल है या नहीं है, वो हमारे गोइंग कंसर्न को इफेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और उसके हिसाब से क्या करना है आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है।